वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट नंबर 3। दोस्तों इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। उन दोनों पार्टों के अंदर दोस्तों इसके पहले वाले जो 50 क्वेश्चन है वो हमने आपको करवाए थे और आज का दोस्तों इसका पार्ट नंबर 3 होगा। उसके अंदर दोस्तों इसके बचे हुए 31 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों अपन पार्ट नंबर 3 में ही कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमारे जो पार्ट नंबर 3 है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आपका अंत से यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पूरा ज़रूर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी ग्रेविटी का 51वां क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन के 51वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि ये दोस्तों हमारा कोई स्टार है, इसके चारों ओर दोस्तों ये प्लैनेट है वो चक्कर लगा रहा है। तो आपको बताना है इसका जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट का आकार कैसा होगा, यानी दोस्तों इस कक्षीय पथ का आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला है। दोस्तों याद रखना जो इसका आकार होता है वो होता है एक दीर्घवृत्त। दोस्तों याद रखना कोई भी हमारा स्टार है और इसके चारों ओर यदि कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो हमेशा इसका जो आकार होगा वो दीर्घवृत्ताकार होगा, यानी कि एक इलिप्स होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपकी पहले या जो हमारी नवंबर में एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया है और अब दोस्तों आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, तो इसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखना जो हमारा तारे के चारों ओर ग्रह का जो कक्षीय पथ होता है वो होता है एक दीर्घवृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 52वां क्वेश्चन है। 52वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि केपलर ने खोज की। दोस्तों आपको बताना कि जो केपलर वैज्ञानिक है उन्होंने किन नियमों की खोज की थी, गति के नियमों की, घूर्णी के नियमों की, या गणितीय गति के नियमों की, या वक्रीय गति के नियमों की। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना दोस्तों हमारे जो केपलर वैज्ञानिक है उन्होंने दोस्तों हमारा जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति होती है यानी ग्रहीय गति बोलते हैं उसको, इसके जो नियम है उन नियम की खोज की थी केपलर वैज्ञानिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी केपलर ने खोज की थी ग्रहीय गति के नियमों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए दोस्तों 53वां क्वेश्चन है। 53वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बृहस्पति की कक्षीय चाल है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे सूर्य के चारों ओर एक तो पृथ्वी चक्कर लगाता है और दोस्तों एक ग्रह यानी जो है वो पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपको बताना है कि दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो पृथ्वी की तुलना में कम होती है या अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो पृथ्वी की जो कक्षीय चाल हो जाएगी वो पृथ्वी की कक्षीय चाल की तुलना में कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो ये कोई सूर्य से जो पृथ्वी की जो दूरी होती है वो बृहस्पति की तुलना में कम होती है। यानी जो बृहस्पति ग्रह होता है दोस्तों वो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होता है, यानी बृहस्पति के लिए आर का मान अधिक होता है। यदि दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति के लिए आर का मान अधिक होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यानी कक्षीय चाल हो जाएगी वो हमें कम प्राप्त हो जाएगी क्योंकि इसकी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो बृहस्पति की कक्षीय चाल हो जाएगी वो पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम होगी क्योंकि यह इसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 54वां क्वेश्चन है। 54वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग वी नोट तथा पलायन वेग वी ई में संबंध है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है इसकी सतह के नज़दीक दोस्तों जो ऑर्बिट होती है इसके अंदर यदि कोई उपग्रह दोस्तों कक्षीय गति कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी आपको वी नोट दी हुई है। और दोस्तों ये पृथ्वी के लिए जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है यानी जो पलायन वेग है वो आपको वी ई दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो कक्षीय वेग वी नोट एवं पलायन वेग वी ई है इन दोनों में संबंध पूछा गया है कि कौन सा संबंध सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों याद रखना कोई भी जो ग्रह होता है यदि वह पृथ्वी की सतह के नज़दीक यानी किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इसकी जो ऑर्बिट स्पीड हो जाएगी यानी कि कक्षीय वेग हो जाएगा वो होता है अंडर रूट के आर जी होता है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट टू आर जी होता है। तो यदि दोस्तों इन दोनों में इस इक्वेशन से अपन संबंध लगा निकालते हैं तो आपको प्राप्त होगा जो वी ई हो जाएगा वो अंडर रूट के टू वी नोट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों हमारी जो एस्केप वेलोसिटी
वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिट वेलोसिटी की तुलना में √2 गुना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पहले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी दोस्तों याद रखना। जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग की तुलना में √2 गुना अधिक होता है। अब आपके लिए 55वां क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि जो दूरसंचार उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना होता है। दोस्तों दूरसंचार उपग्रह क्या होते हैं कि यानी वह उपग्रह जो दोस्तों हमें यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की जो जानकारी है वो प्राप्त करा सकें, ऐसे उपग्रह हमारे होते हैं दूरसंचार उपग्रह। तो दोस्तों ये जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के किसी शहर के लिए हमेशा उसी शहर के ऊपर रहते हैं। नहीं दोस्तों ये हमारे भू स्थायी उपग्रह होते हैं, जियो स्टेशनरी उपग्रह होते हैं। तो इनका भी आवर्तकाल भू स्थायी उपग्रह के आवर्तकाल के बराबर होता है। तो आपको पता होगा कि जो भू स्थायी उपग्रह होते हैं दोस्तों हमारा उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। तो इसके कारण जो दूर संचार उपग्रह हो जाएंगे तो उनका परिक्रमण काल भी हमारा 24 घंटे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 56वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि एम द्रव्यमान के एक उपग्रह की कक्षा में की त्रिज्या आर है जो कि एम द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर गति कर रहा है, तो उपग्रह का वेग होगा। दोस्तों आपको क्या पूछा गया है कि जो हमारा एक ग्रह है उसका द्रव्यमान दोस्तों कैपिटल एम है, इसके चारों ओर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह आर त्रिज्या की ऑर्बिट में दोस्तों चक्कर लगा रहा है। तो आपको बताना है कि इसकी ऑर्बिट जो वेलोसिटी है यानी कक्षीय चाल कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो √Gm/r होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको जो v² हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा Gm/r। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों एयर ऑर्बिट वेलोसिटी का जो स्क्वायर होता है वो Gm/r के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 57वां क्वेश्चन है। 57वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भू स्थायी उपग्रह को कहाँ स्थापित करते हैं। दोस्तों हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसको कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे भू स्थायी उपग्रह होते हैं वो हमेशा विषुवत रेखा पर किसी भी शहर के ऊपर रहते हैं। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी होती है वो इस प्रकार से ये जो इसके पोल होते हैं तो ये इक्वेटर लाइन होती है, तो इस प्रकार से यह गति करती है। तो दोस्तों हमारे जो भू स्थायी उपग्रह होते हैं यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं उनको दोस्तों ये जो इक्वेटर लाइन होती है इसके ऊपर दोस्तों यानी कि किसी भी शहर के ऊपर इसको स्थापित कर देते हैं। फिर दोस्तों क्या होती है कि इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। यानी ये जो शहर यह है एक 24 घंटे के बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका भी आवर्तकाल 24 घंटा होता है, ये भी गति करके यहाँ पर आ जाएगा। यानी दोस्तों एक बिंदु पर यह हमेशा स्थायी होता है, इसीलिए इसको भू स्थायी उपग्रह कहते हैं और यह हमेशा इक्वेटर लाइन के ऊपर स्थापित करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 58वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है, यानी दोस्तों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के एक शहर के हमेशा ऊपर होता है। तो जिस आवर्तकाल से यह चक्कर अपना एक पूरा करेगा उसी आवर्तकाल से यह उपग्रह भी अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका आवर्तकाल भी होता है 24 आवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे कृत्रिम उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री का भार है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों हमारा कोई एक कृत्रिम उपग्रह है, उसके अंदर दोस्तों हमारा जो यात्री है अंतरिक्ष यात्री उसका भार आपको बताना है कितना होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ना शून्य, क्योंकि दोस्तों ये जो कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों इस पर जितनी भी ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के रूप में काम में ले ली जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो टोटल यानी हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का मान वो हमारा 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो अभिकेंद्रीय बल के में काम में ले ली जाती है। इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इसका भार 0 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, तो इसकी चाल कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर समान है। अधिकतम होती है जब यह पृथ्वी के समीपतम होता है, अधिकतम होती है जब यह पृथ्वी से अधिकतम दूर होता है। लगातार बढ़ना अथवा घटना उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि दोस्तों हमारी पृथ्वी के चारों ओर कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह है जो दीर्घवृत्ताकार यानी पथ पर गति कर रहा है। तो आपको बताना है कि दोस्तों
ये जो उपग्रह है इसकी जो ऑर्बिट वेलोसिटी होगी यानी कक्षीय वेग होगा, इसकी चाल होगी, वो किस स्थान पर मैक्सिमम होगी। दोस्तों आपको बताना कि यह जब पृथ्वी के निकटतम होता है तब मैक्सिमम होगी, या पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होता है तब अधिकतम होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इसकी चाल अधिकतम होती है जब यह पृथ्वी के समीपतम होता है। यानी कि दोस्तों ये जो उपग्रह पृथ्वी के नज़दीक होगा तब इसकी वेलोसिटी का मान मैक्सिमम होगा। और दोस्तों ये क्यों होता है, आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो केपलर का द्वितीय नियम है वो कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। यानी कोई भी दोस्तों उपग्रह है वो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो हमेशा उसका दोस्तों जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग अपन जानते हैं mvr होता है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है कि mvr का मान हमारा नियत होगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि इसको मान को नियत रखने के लिए जहाँ पर r का मान दोस्तों हमारा मिनिमम होगा वहाँ पर v के मान को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और जहाँ पर r का मान दोस्तों हमारा मैक्सिमम होगा वहाँ पर v के मान को मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों का गुणनफल हमेशा नियत होता है, यही हमारा कोणीय संवेग संरक्षण होता है। तो इसके कारण दोस्तों अपन देखते हैं कि जब r का मान मिनिमम होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो चाल होगी वो हमारी अधिकतम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी हमारा mvr का मान दोस्तों हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। जिस कंडीशन में हमारा v का मान मैक्सिमम होगा उस कंडीशन, जिस कंडीशन में r का मान मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में v का मान मिनिमम होगा, और जिस कंडीशन में r का मान मिनिमम होगा उस कंडीशन में v का मान मैक्सिमम होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या r की तुलना में नगण्य है तो उसका कक्षीय वेग होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि लगभग, यानी दोस्तों पृथ्वी की जो उससे ऊंचाई है कोई उपग्रह वह है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है, यानी दोस्तों लगभग सतह पर है। और हम जानते हैं कि जब कोई उपग्रह सतह पर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो सतह पर उसकी जो कक्षीय चाल होती है दोस्तों, याद रखना आपको नहीं पता हो तो वो होती है √rg होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका उपयोग किया है, यानी जो कक्षीय वेलोसिटी होती है पृथ्वी के समीप वाली कक्षा में वो होती है √rg। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि भू-स्थायी उपग्रह ध्रुव के सापेक्ष परिक्रमण करती है, या परिक्रमण काल पृथ्वी के समीप के उपग्रह के परिक्रमण काल से कम होता है, या पृथ्वी के समीप के उपग्रह से तेज गति करता है, या आकाश में स्थिर रहता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इसमें आपको क्या पूछा गया कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो किस प्रकार से गति करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो हमारे जो इक्वेटर लाइन होती है, विषुवत रेखा होती है दोस्तों, इसके ऊपर रखे जाते हैं। और जिस प्रकार से दोस्तों जिस आवर्तकाल से पृथ्वी गति करती है उसी आवर्तकाल से यह पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। यानी दोस्तों ये जो हमारा ध्रुवीय अक्ष है इसके सापेक्ष दोस्तों यह परिक्रमण करता है इस प्रकार से इसके चारों ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो भू स्थायी उपग्रह होते हैं वो ध्रुवीय अक्षों के सापेक्ष परिक्रमण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 63वां क्वेश्चन है, 63 के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एक ग्रह के चारों ओर वर्तीय गति में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। दोस्तों आपको क्या बताना है कि ग्रह के चारों ओर एक वर्तीय दोस्तों कक्षा में जो घूमने वाले उपग्रह होते हैं उसका दोस्तों जो आवर्तकाल होता है वो आपको पूछा गया है कि किस पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जो आवर्तकाल होता है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दोस्तों जो ग्रह का द्रव्यमान होता है और केवल जो हमारी ऑर्बिटल की जो त्रिज्या होती है इन्हीं दो बातों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों कभी भी याद रखना जो उपग्रह का दोस्तों जो आवर्तकाल होता है वो कहीं भी यानी उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ग्रह के द्रव्यमान एवं जो ऑर्बिटल की दोस्तों त्रिज्या होती है इन्हीं दो पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 64वां, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि दूर संचार उपग्रह यानी दूर संचार उपग्रह संचार में एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर टीवी प्रोग्राम प्रसारित करता है क्योंकि। दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारा दूर संचार उपग्रह होता है वो संचार के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेगुलर दोस्तों यानी क्या करता है टीवी प्रोग्राम प्रसारित करता है। क्यों करता है? पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल अधिक होता है, पृथ्वी की तुलना में आवर्तकाल कम होता है, या इसका पृथ्वी के आवर्तकाल से कोई संबंध नहीं होता, या इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के बराबर होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला,
दोस्तों हमारा जो पृथ्वी होता है, जो दोस्तों दूरसंचार उपग्रह होता है, उसको पृथ्वी के किसी एक पॉइंट के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों ये जो पृथ्वी का पॉइंट है यानी घूर्णन करता है, उसी के सापेक्ष दोस्तों हमारा जो उपग्रह है ये भी घूर्णन करता है, यानी जस्ट इसके ऊपर रहता है। तो दोस्तों हमेशा यदि इसके ऊपर रहेगा तो यह निरंतर टीवी प्रोग्राम को प्रसारित करता रहेगा, यानी इसका जो आवर्तकाल होता है वो है पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 65वां क्वेश्चन है। 65वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि मान लो एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक वर्तीय कक्षा में घूम रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक उपग्रह है वह पृथ्वी के चारों ओर एक वर्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत होगा। यह स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड है, इस पर कोई त्वरण नहीं है, यह नियत चाल से गति कर रहा है, या इसका कोणीय संवेग नियत है। दोस्तों यदि यह वर्तीय कक्षा में गति कर रहा है तो हम जानते हैं दोस्तों हर जगह इसके लिए आर का मान कांस्टेंट रहेगा, और हम जानते हैं कोणीय संवेग होता है दोस्तों हमारा MVR, ये हमारा कांस्टेंट रहता है। यदि दोस्तों सभी जगह आर का मान नियत है तो इसकी वेलोसिटी का मान भी हर जगह नियत होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी सी वाला भी राइट हो जाएगा। और दोस्तों ए वाला भी राइट है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है दोस्तों वो अभिकेंद्रीय बल में काम में ले ली जाती है, तो यह स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड है। और दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही है कि इसका कोणीय संवेग नियत रहता है। तो दोस्तों हमारा असत्य कथन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इस पर कोई त्वरण नहीं है। दोस्तों वास्तव में इस पर त्वरण होता है क्योंकि यदि यह वर्तीय पथ में गति कर रहा है तो दोस्तों इस पर अंदर की ओर एक अभिकेंद्रित त्वरण यानी कार्य करता है, तो इसके कारण हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, यानी ये जो कथन है वो मैं गलत दिया हुआ है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 66वें क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि यदि उपग्रह पृथ्वी की ओर खिसक आता है तो उपग्रह का आवर्तकाल। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई एक उपग्रह है, यदि यह पृथ्वी की ओर खिसक आ जाता है तो इसका जो आवर्तकाल है वो आपको बताना है कि बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कुछ भी नहीं कहा सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी कि दोस्तों कोई हमारा आवर्तकाल है तो आपको पता होगा कि दोस्तों जो टी स्क्वायर होता है वो आर क्यूब के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जैसे ही यह यदि इसके पास के खिसकेगा यानी दोस्तों पृथ्वी की ओर खिसकता है, तो यानी दोस्तों आर का मान हमारा कम हो जाता है। यदि आर का मान कम होगा तो दोस्तों यहाँ से हमारा आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए इस पर, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना। अब आपके लिए 67वां क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि M1 तथा M2 दोस्तों इसके अंदर संबंध दिया हुआ है। द्रव्यमान के दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं की वर्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। उनके वेग V1 तथा V2 है, तो उसके बारे में सत्य कथन है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि दोस्तों M1 एवं M2 द्रव्यमान के उपग्रह हैं, वह पृथ्वी के चारों ओर क्रमशः दोस्तों R1 तथा R2 त्रिज्या में गति यानी वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो आपको दिया गया है कि दोस्तों R2 का मान है R1 से कम है, यानी R2 कम है और R2 अधिक है। तो आपको बताना है कि इन दोनों की वेलोसिटी किस प्रकार से होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर V2 का मान अधिक होगा V1 से। और दोस्तों ये क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों हमारा जो कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट के GM अपॉन में R होता है। और दोस्तों हमें दिया हुआ है कि R1 का मान R2 से अधिक है, यानी R1 का मान अधिक है, तो दोस्तों हमारा V1 का मान कम हो जाएगा V2 से। क्योंकि दोस्तों यानी कि जहाँ पर V का मान अधिक होता है वहाँ पर R का मान कम होता है, जहाँ पर R का मान कम होगा वहाँ पर V का मान अधिक होगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी V1 का मान अधिक हो जाएगा V2 से, क्योंकि हमें R1 का मान अधिक दिया हुआ है और द्रव्यमान पर दोस्तों कक्षीय वेग डिपेंड नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं दोस्तों आपके लिए 68वां क्वेश्चन है। 68वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कौन सी राशि का मान उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों आपको बताना है कि जो ये 4 राशि दी हुई हैं इनमें से कौन सी राशि ऐसी है जो कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा आवर्तकाल होता है वह हमारी उसकी जो कक्षीय त्रिज्या होती है आर क्यूब उसके व्युत्क्रम उसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये इसको इक्वल में चिन्ह में बदल करने के लिए अपन कह सकते हैं कि जो टी स्क्वायर हो जाएगा वो मान लें यहाँ पर कोई नियतांक है और ये आर क्यूब है। तो फिर यहाँ से अपन देखेंगे दोस्तों टी स्क्वायर अपॉन में जो आर क्यूब का मान होगा, यानी सी हमारा नियतांक होता है, ये नियत राशि होती है, तो इसका मान दोस्तों किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि त्रिज्या पर
निर्भर नहीं करेगी। तो हमारा जो टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण 69वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खगोल विज्ञान ने सबसे पहले बताया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि दोस्तों हमारे जो पर सूर्य तो दोस्तों हमारा स्थिर रहता है और जो ये ग्रह होते हैं पृथ्वी है इसके चारों ओर गति करती है। दोस्तों यह जो बतलाया था वो होता है कोपर्निकस वैज्ञानिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसकी गति को बताने के बाद में दोस्तों केपलर वैज्ञानिक ने तो इसके नियम दिए थे कि दोस्तों ये इसकी जो हमारी क्षेत्रीय गति होती है वो नियत होती है और यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। लेकिन दोस्तों सबसे सर्वप्रथम कोपर्निकस ने हमें यह बताया था कि जो सूर्य हमारा स्थिर होता है और जो ये पृथ्वी होती है इसके चारों ओर परिक्रमा करती है, यह बात हमें बताई थी कोपर्निकस ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि किसी ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता में संबंध में दिया गया केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है दोस्तों उसके संबंध में जो हमारा केपलर का द्वितीय नियम है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है वो आपको बताना। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बता दिया है जो केपलर का द्वितीय नियम होता है सेकंड लॉ होता है दोस्तों वो हमारा कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कोणीय संवेग। दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी ई सूर्य एस के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रही है। तो दीर्घवृत्त के एक फोकस पर सूर्य है, पृथ्वी के घूमने की चाल किस बिंदु पर अधिकतम होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही है और जो सूर्य है यह इसके एक फोकस बिंदु पर है। तो आपको बताना है कि जो अर्थ होगी इसकी किस बिंदु पर मैक्सिमम चाल होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है इसका जो कोणीय संवेग होता है वो हमारा नियत होता है यानी एम का मान नियत होगा। और जहाँ पर दोस्तों आर का मान हमारा मिनिमम होगा वहाँ पर वी का मान मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इसका मान हमारा नियत रखना होता है। दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारे ए पॉइंट पर जो पृथ्वी होगी वो सूर्य के निकटतम होगी। तो ए बिंदु पर दोस्तों हमारे जो वेलोसिटी का मान हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के बाद में हमारे 10 क्वेश्चन और बचते हैं। तो दोस्तों आप इन 10 क्वेश्चनों को देख लीजिए और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों उसके अंदर हमारी जो प्रत्याशा है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आएंगे यानी एलास्ट्री के। तो दोस्तों इसके मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन 10 क्वेश्चनों को सोल्व कर लें क्योंकि दोस्तों आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो बस 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको और देख लेते हैं। तो आपका 71वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 72वां क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, ये दो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। परिक्रमण काल एवं माध्य कक्षीय त्रिज्याएं क्रमशः T1 T2 तथा R1 R2 है। तो अनुपात T1 अपॉन में T2 का मान होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि दो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनका दोस्तों जो आवर्तकाल है वो आपको T1 T2 एवं इनकी जो रेडियस है कक्षाओं की वो R1 R2 दी हुई है। तो इनका अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आवर्तकाल होता है हमारा वो त्रिज्या की पावर 3 के दोस्तों हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो T1 का स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर जो इक्वल हो जाएगा वो R1 की क्यूब अपॉन में R2 की क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो T1 अपॉन में दोस्तों T2 का मान यदि स्क्वायर को अपन इधर लेकर के आएंगे तो दोस्तों यह इसकी पावर 1/2 में चली जाएगी और T1 अपॉन T2 का मान आपको हो जाएगा R1 अपॉन में R2 की पावर 3/2। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो T1 एवं T2 का जो अनुपात हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले के बराबर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि कोई पिंड व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अंतर्गत वर्तीय गति करता है तो उसके द्वारा परिक्रमण करने का समय t तथा कक्षा की त्रिज्या r में संबंध होता है। तो दोस्तों आपको जो मैंने पहले वाला संबंध बताया है जिस संबंध से पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया गया है वही संबंध आपको पूछा गया है कि क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो आवर्तकाल होता है वो जो हमारी कक्षा की त्रिज्या होती है वह है उसकी क्यूब के समानुपाती होता है यानी कि टी स्क्वायर होता है वो r क्यूब के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
अब देखते हैं हमारा 74वां क्वेश्चन है। 74वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शुक्र दूसरे ग्रह की अपेक्षा अधिक चमकीले दिखाई देता है क्योंकि। दोस्तों हमारा जो शुक्र ग्रह होता है वो अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकीले दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारा जो शुक्र ग्रह होता है वो पृथ्वी के निकट होता है, नहीं दोस्तों अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है। इसी के कारण दोस्तों ये में अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं हमारा 75वां क्वेश्चन है। 75वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या पूछा गया है कि संकलन चित्र में सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। सूर्य जिसके फोकस पर है। चित्र में छायांकित भाग ए तथा बी समान क्षेत्रफल के हैं यदि ग्रह द्वारा ए से बी तक तथा डी से सी तक जाने में क्रमशः समय T1 तथा T2 है तो दोस्तों आपको बताना है कि T1 एवं T2 में क्या संबंध होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई एक पृथ्वी यदि सी से डी तक जाती है उसके बाद में दोस्तों बी से ए तक आती है। तो दोस्तों ये दो क्षेत्रफल है दोनों समान तय करती है। तो आपको बताना है कि इसको यहाँ से आने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय है उनमें संबंध क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा केपलर का द्वितीय नियम है वो हमें यही बताता है कि कोई भी उपग्रह यदि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो दोस्तों इसको जो क्षेत्रीय चाल होती है ना वो इक्वल होती है। यानी दोस्तों मान लो यहाँ पर T1 समय में ये कुछ क्षेत्रफल तय करता है तो दोस्तों अगले T1 समय में ही उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। और हमें दिया हुआ कि दोनों दोस्तों ए एवं बी दोनों क्षेत्रफल समान है तो इसको तय करने में जो लिया गया समय होगा दोनों दोस्तों इक्वल होंगे यानी T1 का मान T2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 76वां क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय बल के क्षेत्र में निम्न में क्या परिवर्तित नहीं होता। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा केंद्रीय बल होता है उसके अंदर क्या परिवर्तित नहीं होता है यानी नो चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों केंद्रीय बल जितने भी होते हैं उसके अंदर ये जो दोस्तों केंद्रीय बल के अंदर जो हमारा कोणीय संवेग होता है यानी MVR यानी L है ये दोस्तों हमारा नियत होता है संरक्षित रहता है। तो ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपको 77वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हबल का नियम दर्शाता है कि पृथ्वी से आकाश गंगा के दूर जाने का वेग समानुपाती होता है। दोस्तों इसमें क्या बताना है कि जो दोस्तों हमारी जो आकाश गंगाएं होती हैं यानी अनेक तारों का झुंड को दोस्तों अपन आकाश गंगा कहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो पृथ्वी से दूर जाने की जो वेलोसिटी है वो आपको बताना है कि दोस्तों किसके समानुपाती होती है। दोस्तों हमारा जो हबल का नियम होता है वो हमें यही कहता है कि जो पृथ्वी से आकाश गंगा के दूर जाने की दोस्तों जो वेलोसिटी है वो दोस्तों इसके मध्य की जो दूरी है उसके समानुपाती होती है। यानी दोस्तों जैसे जैसे आकाश गंगा पृथ्वी से दूर जाती जा रही है वैसे वैसे इसी इसकी वेलोसिटी और अधिक होती जा रही है। तो हबल का नियम यही बताता है कि जो हमारी आकाश गंगा के दूर जाने का जो वेग होता है वो पृथ्वी से आकाश गंगा की दूरी के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 78वां क्वेश्चन है। 78वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सौर परिवार में ग्रहों का निकाय किस नियम का पालन करता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा ये जो सौर परिवार है इसके अंदर ये जो ग्रह के जो निकाय होते हैं इसके चारों ओर गति लगाते हैं यह किस नियम का पालन करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह है वो यदि किसी सूर्य के तारे या तो तारे की ओर वर्तीय गति करते हैं परिक्रमा करते हैं तो उनके मध्य दोस्तों कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। यानी दोस्तों केपलर का द्वितीय नियम में यही बताता है। तो याद रखना दोस्तों ये जो केपलर के द्वितीय नियम से संबंधित क्वेश्चन है वो किसी प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। यानी सौर परिवार के माध्यम से भी पूछा जा सकता है या केंद्रीय बल के लिए पूछा जा सकता है या डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो इन सभी का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कोणीय संवेग संरक्षण पर। अब आपके लिए 79 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री को आकाश दिखाई देता है। यानी दोस्तों हमारा जो अंतरिक्ष यान है उसके अंदर जो बैठा यात्री होता है उसको जो आकाश है दोस्तों आपको बताना कैसा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारे जो यदि ब्रह्मांड से अपने दोस्तों आकाश को देखेंगे ऊपर से तो दोस्तों हमारा जो आकाश है वो में काला दिखाई देता है। दोस्तों पृथ्वी से नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यानी यहाँ पर वायुमंडल के कारण प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है उसी के कारण हमें नीला रंग दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों उपग्रह के अपन यदि पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर होते हैं यानी अंतरिक्ष यान में बैठे होते हैं तो यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता इसके कारण हमें अंतरिक्ष क्या दिखाई देता है काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आपका 18 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि अशुद्ध कथन ज्ञात कीजिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। दोस्तों आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है, यानी आपको बताना है कि दोस्तों जी का मान कब नहीं घटता। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि हम पृथ्वी तल से नीचे जाने पर केंद्र की ओर जाएं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यदि अपन केंद्र की ओर जाएंगे तो पृथ्वी से दोस्तों नीचे जाएंगे तो हमारा जी का मान कम होगा। बी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ कि हम पृथ्वी तल के ऊपर की ओर जाएं, दोस्तों ये भी सही है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हम पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं, यानी दोस्तों अपन पृथ्वी तल से भूमध्य की ओर जाएंगे तो दोस्तों हमारा जी का मान बढ़ेगा न कि घटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों ध्रुव पर हमारा जो ग्रेविटी का मान होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो वह विषुवत रेखा से अधिक होता है। तो विषुवत से दोस्तों जैसे भी अपन ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान दोस्तों हमारा बढ़ेगा न कि घटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यदि ग्रह की त्रिज्या r तथा घनत्व रो हो तो उसकी सतह से पलायन वेग का मान होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि हमारी कोई ग्रह है उसकी रेडियस आपको r दी हुई है, उसका घनत्व रो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है उसका मान कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी एस्केप वेलोसिटी v का मान होता है वो अंडर रूट के जी एम अपॉन में दोस्तों आर होता है। दोस्तों यदि अपन एम की का मान दोस्तों यदि घनत्व एवं आयतन के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, वी इज इक्वल टू आपको प्राप्त होगा, बाहर तो आ जाएगा दोस्तों आर और अंदर बच जाएगा 4/3 जी पाई रो। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होती है वो आर अंडर रूट रो के दोस्तों समानुपाती होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी एस्केप वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट के रो एवं आर की समानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ग्रेविटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों अपन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगले वीडियो में अपन लेकर के आएंगे आपके लिए प्रत्यास्थता के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, हम ऐसे ही आपको एग्ज़ाम तक दोस्तों सभी टॉपिकों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे चैप्टर वाइज। तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़्यादा शेयर करिए यदि आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हों। तो जय हिंद।